नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। एज़ यूजुअल आपके सामने मैं राष्ट्रवाद, भारत की संस्कृति और बदलते भारत की तस्वीर के बारे में वीडियो देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे उत्साहित भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। आज का एक टॉपिक है जिस पर मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आपको दे रहा हूं, वो है इंडिया आफ्टर 24, यानी कि 24 के बाद का भारत कैसा होगा। सब लोग एक्साइटेड हैं, ज़्यादातर लोग एक्साइटेड हैं। कुछ लोग कुछ शंका जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं और कुछ लोग नाराज़गी के आगे गाली भी देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 1947 से लेकर 2014 तक का भारत क्या था, उसकी तस्वीर क्या थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लंबी गुलामी, वैसे तो समय समय पे बहुत सारे लोगों की, लेकिन मुख्यतया मुगलों की, अंग्रेजों की, उस गुलामी के बाद पूरे भारतवर्ष की मानसिकता बदल चुकी थी और इतनी ज़्यादा बदल चुकी थी कि हम खुद अपने आप में इतनी हीन भावना रखते थे, खुद अपने आप को गुलाम समझते थे, खुद अपने आप को नीचा समझते थे। और 47 के बाद जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, मैं 47 को कहता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, क्योंकि उसके बाद भी 5-10 साल तक अंग्रेज रूल करते रहे और सारी नीतियों को प्रभावित करते रहे और जो संविधान भी बना वो पूरी तरह से उस पर छाप थी अंग्रेजों की, मुगलों की। इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद का भारत हमने देखा। राजनीति में क्या देखा? राजनीति में हमने देखा सड़क पर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां धूल उड़ाती हुई, भौकाल दिखाती हुई, लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह किनारे हटाती हुई, ये हमने राजनीति देखी। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो 47 के पहले गुलामी थी वो बदस्तूर 47 के बाद भी जारी रही। कैसे जारी रही? अगर मुगलों ने मंदिर तोड़े थे तो 47 के बाद के भारत में वक्फ एक्ट बनाया गया, वर्शिप एक्ट बनाया गया, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के जितने हथकंडे हो सकते थे वो अपनाए गए और यह कर दिया गया कि 80% बहुसंख्यक जो जनसंख्या है उसको दोयम दर्जे का नागरिक परिवर्तित कर दिया गया। पहले भी था, लेकिन 47 से 14 तक दोयम क्या, लोग कहते हैं कि भारत के बाहर हम दोयम दर्जे के थे, मैं कहता हूं भारत के अंदर दोयम दर्जे के नागरिक हो गए थे। कोई कानून आपके पक्ष में नहीं था, कोई नीति आपके पक्ष में नहीं थी, कोई सुविधा या सरकारी नीति आपके पक्ष में नहीं थी। सब कुछ एक विशेष वर्ग के लिए थी, बावजूद इसके कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। लोग टुकड़ा काट के ले गए और ऐसा टुकड़ा काट के ले गए जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध था। सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र, पाकिस्तान, जहां पर वेद लिखे गए, जहां पर सारे साम्राज्यों की नींव हुआ करती थी, भगवान राम का जो परिवार था उनके शासक, उनके बेटों के बेटे के शासक रूल करते थे, वो एरिया भारत से अलग कर दिया गया। अब जब अलग कर दिया गया तब भी चैन नहीं पड़ा, तब भी भारत में, भारत के अंदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा सुविधा उस वर्ग को थी जिस वर्ग ने ये पाकिस्तान बनाया था। तो हम वो भारत देख रहे थे कि जहां ना कोई विकास था, ना कोई सोच थी, ना संस्कृति के प्रति सम्मान था। या तो अंग्रेजी संस्कृति या मुगलई संस्कृति, या तो बिरयानी खानी है या केक पिज्ज़ा खाना है। हम इस संस्कृति में थे, अपने त्योहारों का मजाक उड़ाना है, अपने जितनी संस्कृति, हिंदी भाषा, सबका मजाक उड़ाया गया। तो ले दे के उन 70 वर्षों में हमने देखा कि हम पतन के गर्त में चलते चले गए। 2014 आया। जब 2014 को हमने कहा कि ये वास्तविक आज़ादी है तो लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन आप देखेंगे 2014 से 2024 के बीच में गड्ढे भरे गए। सांस्कृतिक विरासत दोबारा पाने की कोशिश की गई,
संस्कृति का उद्धार हुआ, सबका साथ और सबका विकास हुआ। इसमें किसी वर्ग का तुष्टीकरण भी नहीं किया गया, किसी का भी नहीं। हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं, ना थी ना है, और हम जानते ना होगी। किसी को नहीं सुविधा दी गई, सबको बराबर एक समान रूप से ट्रीट किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विकास से लेकर हर दिशा में कदम उठाए गए। कुछ चीजें आप कह सकते हैं कि गलत हुई, हम भी मानते हैं। तो 100 में 100 नंबर किस बच्चे को मिले हैं आज तक? 100 में 100 नहीं मिलते, हम भी मानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हम गलतियां समझते हैं वो वास्तव में गलतियां नहीं होती। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को लेकर जब हमने सरकार बनाई थी तो पूरे भारत में बड़ी बदनामी हुई थी कि आप उनकी तो बुराई करते थे, उनको देशद्रोही बोलते थे और उनके साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि हम अगर उनके साथ सरकार ना बनाए होते तो धारा 370 नहीं हटा पाते। इन्हीं 10 सालों में हमने राम मंदिर भी बनवाया, और राम मंदिर का निर्णय आने में आप जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ये खूबी कहेंगे कि वो निर्णय इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि ये होता था कि ट्रांसलेशन करिए अंग्रेजी में, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट नहीं पढ़ सकता। उसको 3 महीने के अंदर ट्रांसलेट करवाया गया, तब ये फैसला फैसिलिटेट करवाया गया, और फैसला तो आना ही था हमारे हक में, क्योंकि कोई राम मंदिर वाला ही नहीं बल्कि ऐसे कम से कम 4000 मंदिर हैं जो हमारे ज्ञान में है तोड़े गए मुगलों द्वारा, और तोड़ने के बाद भी आज भी तुर्रा इस बात का दिया जाता है कि वही हमारी संस्कृति है, उसके पहले की हमारी संस्कृति नहीं है। उत्तर प्रदेश को लीजिए तो उत्तर प्रदेश में पूरे 25 साल तक ऐसी सरकारें आईं, किसी ने राम भक्तों पर गोली चलवाकर 300 से ज्यादा राम भक्तों की हत्या करवा दी अकारण। वो कुछ नहीं कर रहे थे उस समय, और उसको कहा गया कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो अगर औरंगजेब ने और टीपू सुल्तान ने अगर मैसेकर किया तो आप 47 के बाद आपके अपने लोगों ने भी मैसेकर किया। अगर जलियांवाला बाग मैसेकर या वीर सावरकर के ऊपर हिंदुस्तानियों ने ही जुल्म ढाए तो 47 के बाद भी हिंदुस्तानियों ने ही हिंदुस्तानियों पर कहर ढाए। तो क्या ये सब खत्म होकर नया भारत नहीं बनना चाहिए था? लेकिन नया भारत ओवरनाइट नहीं बन सकता, एक दिन में नहीं बन सकता। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। भारत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया काफी वर्षों की होगी। पहले 10 साल गड्ढे भरे गए, सांस्कृतिक उत्थान किया गया, बराबरी लाई गई, न्याय स्थापित किया गया, सुविधाएं दी गईं, अन्याय खत्म किया गया। अब 24 के बाद युग आया है परिवर्तन का। इस 24 के बाद हमें देखना है कि जो संवैधानिक गलतियां हमने की क्या वो खत्म होंगी? वो पुलिस जो 1857 के बाद आतंक का पर्याय बना दी थी अंग्रेजों ने, क्या उस पुलिस में कुछ सुधार होगा? क्या उसकी वर्दी बदलेगी? क्या वो अन्याय की प्रतीक होना बंद होगा? क्या न्यायिक सुधार होंगे? क्या विकास अपनी चरम सीमा पर जाएगा? क्या हमारी संस्कृति दोबारा से घर घर में और जन जन में व्याप्त होगी? ये सारे प्रश्न हैं 24 के बाद के। मैं आपको इसके आगे भी बताता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। 24 के बाद भारत में क्या क्या होना है उसकी संभावनाएं मैं आपको व्यक्त करूंगा। नमस्ते, जय हिंद।